हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश में होम गार्ड के यानी कि जो पदों पर वैकेंसी आई है। कितने पदों पर? 41,424 पदों पर जो वैकेंसी आई है, तो उसी के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। यानी कि जैसे एज लिमिट क्या रहने वाली है, ठीक है, सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस के बाद अगर हम बात करें यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें यानी कि जो एप्लीकेशन फी है वह क्या होनी चाहिए, यानी कि जो शारीरिक परीक्षण है वह कैसे होगा, ठीक है। यानी कि हम ए टू जेड जितनी भी टोटल हमारा जो यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि सभी को जानना आवश्यक है, उन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो हम जो है एक एक पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम पहले नंबर पर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है कुल जो 41,424 पदों पर जो है वैकेंसी आई। कितने पदों पर? 41,424 पदों पर। अगर हम बात करें इसके आगे, ठीक है, इसके आगे हम बात करें यानी कि जिलावार रिक्तियाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टोटल यानी कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वैकेंसी दी हुई है। आगरा, फिरोजाबाद, यानी कि जितने भी उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट हैं उसके बाद भी यहाँ पर वैकेंसी दी हुई है। बरेली में कितनी है आप देख सकते हैं, टोटल 761 है। उनमें से अनारक्षित 306, अनुसूचित जाति की 159 है और अनुसूचित जनजाति की 15 है और जो ओबीसी की उसकी 205 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 76 है। टोटल 761 हो गई। ये तो हो गई हमारी जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें यानी कि एलिजिबिलिटी के लिए जो क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। होम गार्ड्स के एनरोलमेंट यानी कि एनरोलमेंट हेतु जनपदवार पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण, ठीक। ये क्षैतिज आरक्षण का यहाँ पर विवरण जो है डिटेल से दिया हुआ है, विवरण दिया हुआ है। उसके आगे हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि होम गार्ड्स के पदों पर इनरोलमेंट, ठीक है। यहाँ पर इनरोलमेंट के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो, यानी कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट के यानी कि निवासी हैं या फिर आपके पास जिस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसी डिस्ट्रिक्ट से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसी डिस्ट्रिक्ट से, उसी जिला से आप फार्म भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि मूल निवास प्रमाण पत्र के अतिरिक्त जनपद का डोमिसाइल प्रमाण पत्र भी मान्य होगा, ठीक है। ये होगी हमारी यानी कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करते हैं उसकी बात। बाकी अगर हम आगे बात करें, आगे हमारा जो दिया हुआ है यानी कि अप्लाइंग डेट, आप कब से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है, देखिए फार्म इसके ऑनलाइन भरे जाएंगे और इसकी जो तिथि है वह 18 नवंबर से प्रारंभ हो चुकी है। इससे पहले आपको जो OTR करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट है वह 17 दिसंबर रहने वाली है। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि, प्रारंभ तिथि 18 नवंबर से और 17 दिसंबर सेम रहने वाली है, ठीक है। उसके आगे हम बात करें, उसके आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है। मैं थोड़ा से ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ यहाँ पर, यानी कि एप्लीकेशन फी किसने जो है एप्लीकेशन शुल्क है, ठीक है, आवेदन शुल्क वह कितना रहने वाला है। सामान्य यानी कि जनरल के लिए EWS और OBC के अभ्यर्थियों हेतु जो अप्लाइंग फीस है, आवेदन शुल्क है वह 400 रुपये रहने वाला है। बाकी अगर हम बात करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 300 रुपये इसका जो है एप्लीकेशन फी रहने वाला है, ठीक है। बाकी आगे हम बात करें, ये राष्ट्रीयता के बारे में आपको पता ही होगा कि आपके पास जो है भारत की नागरिकता होनी चाहिए, ठीक है। ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। और आगे यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। शैक्षिक अर्हता की बात करें यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। होम गार्ड्स के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वह भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड यानी कि जो है 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि 10th क्लास यदि आप पास हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा हाई स्कूल के समकक्ष मान्यता प्राप्त विभिन्न परीक्षा संस्थाओं में द्वारा संचालित परीक्षाओं को इस निमित्त हाई स्कूल के समकक्ष स्वीकार किया जाएगा। अगर हम बात करें, कोई मान लीजिए ऐसा कैंडिडेट्स है जो क्लास 10 में अभी एडमिशन लिया है या फिर क्लास 10 में अभी है और वो अपीयरिंग है, उसका रिजल्ट नहीं आया, तो वो सभी कैंडिडेट्स, वो सभी स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आवेदन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके आगे हम बात करें जो अधिमानी अर्हता एक्स्ट्रा आपको जो है
किस आधार पर अंक दिए जाएंगे, यहाँ पर लिखा भी है कि अगर आपके पास एनसीसी सी प्रमाण पत्र धारक है, ठीक है, एनसीसी का जो है सी सर्टिफिकेट है, तो आपको 3 अंक एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ठीक है, जितने भी आपके आते हैं एग्जाम देने के बाद। बी प्रमाण पत्र धारक हैं तो आपको 2 अंक एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, और ए प्रमाण पत्र धारक हैं तो आपको 1 अंक एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है। भारत स्काउट एंड गाइड प्रमाण पत्र धारक को 1 अंक और एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ये तो दिए ही जाएंगे, बाद में ये भी एक्स्ट्रा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसके पास ये होगा यूपी SDMA, ये यानी कि जिसके पास होगा उसे पता होगा, तत्वाधान में आयोजित आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र धारकों को उपरोक्त बिंदु संख्या 3.7 अंकित अजमानी अहर्ताओं के दिए गए अंकों के साथ साथ 3 अंक अलग से प्रदान किए जाएंगे, यानी कि ये भी आपके पास है और ये भी है, इनमें से कोई है, ठीक, तो भी आपको जो है ये नंबर मिलाकर, ये मार्क्स मिलाकर दिए जाएंगे, ठीक है, अलग से दिए जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिसके पास जो है यानी कि 4 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, 4 पहिए का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उसके लिए भी 1 अंक अलग से प्रदान किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आयु से संबंधित, यानी कि आयु से हमारा क्या जो है, ठीक है। चलिए अब हम एज की बात कर लेते हैं, यानी कि एज की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 30 साल यानी कि मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए और न्यूनतम यानी कि मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए, और जो कैटेगरी वाइज सबको जो है आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि एज में छूट दी जाएगी, यहाँ पर ऐसा लिखा है। और जो आपकी यानी कि एज काउंटिंग होगी वह 1 जुलाई 2025 1/7/2025 से काउंटिंग की जाएगी, उसी के अनुसार आपकी जो है जो उम्र है वह ज्ञात की जाएगी, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें जो अनुसूचित जाति की श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम 5 वर्ष की जो है आयु तक की छूट दी जाएगी, ठीक। और उसके बाद अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति के लिए भी 5 वर्ष की छूट, और जो OBC के हैं उनको भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यहाँ पर नीचे भी लिखा है कि 3 वर्ष की छूट अनुमान है, ये जो दूसरी कैटेगरी है, ठीक है, जो भूतपूर्व सैनिक हैं को सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर अधिकतम आयु हेतु 3 वर्ष की छूट अनुमान्य है, ठीक है, ये सब उनके लिए हो गया। आगे हम बात करें, यहाँ पर कुछ देख लेते हैं हमारा जो लिखित परीक्षा है। देखिए इसकी जो है ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन कोई भी ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, ठीक है, यानी कि पेपर और पेन पर इसका एग्जाम होगा। तो इसमें टोटल क्वेश्चन 100 रहने वाले हैं, यहाँ पर लिखा है, और कुल अंक 100, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 अंक का होने वाला, ठीक है, और टोटल टाइम इसमें 2 घंटे का मिलने वाला है। बाकी अगर हम बात करें यानी कि सिलेबस पर भी देख लेंगे कौन यानी कि कहाँ से कैसा सिलेबस आएगा। बाकी यहाँ पर लिखा है प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। बाकी अगर हम बात करें निगेटिव मार्किंग की, तो इसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि इसमें जो है निगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है, इसमें कहीं भी नहीं लिखा कि निगेटिव मार्किंग होगी। हम यहाँ पर आपको दिखा भी देखते हैं कि लिखित परीक्षा में, और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि लिखित परीक्षा में 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। अगर मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके 25% मार्क्स यानी कि आ रहे हैं या उससे कम आ रहे हैं, तो वह जो है एनरोलमेंट जो प्रोसेस है उसमें पात्र, उनके उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमारी इतनी बात हो गई। बाकी अगर हम बात करें नेगेटिव की, तो नेगेटिव का इसमें कहीं नहीं लिखा कि नेगेटिव होगी या फिर नहीं होगी, जब एग्जाम होगा तभी आपको पता लगेगा। अभी मैंने आपको बता दिया परीक्षा का समय टोटल 2 घंटे है, यानी कि 120 मिनट, टोटल 100 प्रश्न होने वाले हैं, और प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का रहने वाला, ठीक है, यानी कि 100 मार्क्स का टोटल जो है रहने वाला, ठीक है। उसके आगे हम बात करें यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, शारीरिक मानक परीक्षण यानी कि फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करें, तो जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए न्यूनतम शारीरिक जो मानक निम्नवत हैं। ऊंचाई की बात करें तो सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी और OBC और SC इन सभी से कैटेगरी से आने वाले पुरुषों की जो हाइट होनी चाहिए वह 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट जो है, न्यूनतम ऊंचाई जो है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए SC के लिए, ठीक है, यानी कि ST के लिए। बाकी अगर हम बात करें सीना की, तो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर और अधिकतम कितना होना चाहिए 84 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर यानी कि और जो फुलाव होना चाहिए मिनिमम 5 सेंटीमीटर का तो होना ही चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर तक आपका सीना फूलना चाहिए, ठीक है भाई। अगर हम बात करें यहाँ पर और देख लेते हैं जो ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए थोड़ा इसमें छूट दिया है,
अभ्यर्थी के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने, यानी कि न्यूनतम 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 82 सेंटीमीटर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी इतनी बात होगी। बाकी अगर हम बात करें महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए हाइट जो है 152 सेंटीमीटर दिया गया है, चाहे वह कोई सी यानी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी और एससी कैटेगरी से आती हैं तो, और जो एसटी कैटेगरी से आती हैं उनको 147 सेंटीमीटर हाइट दिया गया है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें वजन, तो न्यूनतम उनका वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, 40 kg उनका मिनिमम वजन होना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें यानी कि रेस वगैरह की, तो यहाँ पर लिखा भी है कि इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में अहर होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किलोमीटर की रेस लगेगी, 28 मिनट का टाइम मिलेगा उनके लिए। और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए 2.4 किलोमीटर की रेस लगानी होगी, वह 16 मिनट में, यानी कि 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में महिलाओं के लिए और 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में पुरुष के लिए। ठीक है, ये हमारी हो गई रेस से संबंधित बात। अब देखिए हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, यानी कि कई लोगों के मन में डाउट है कि हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वह कब का बना होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर एससी के लिए कोई डेट फिक्स नहीं किया गया है, और जो यानी कि एसटी है उसके लिए भी कोई डेट फिक्स नहीं किया गया है। अगर हम बात करें ओबीसी, तो ओबीसी का यहाँ पर जो लिखा गया है कि 1/4/2025 के यानी कि बाद का होना चाहिए, और जो आवेदन की अंतिम तिथि है यानी कि जो 17 दिसंबर है आवेदन की अंतिम तिथि, उससे पहले का होना चाहिए। मीन्स कहने का है कि 1 अप्रैल 2025 और 17 दिसंबर 2025 के बीच का आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वह वैलिड माना जाएगा। ठीक, और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए भी 1 अप्रैल 2025 और आवेदन की अंतिम तिथि जैसा कि ओबीसी के लिए लागू होता है, वही इसके लिए भी जो है डेट मायने रखती है। ठीक है, वहाँ अगर हम बात करें यहाँ पर जो है मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया, परंतु आवेदक के द्वारा परीक्षा हेतु निर्धारित आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक अवश्य निर्गत होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ निवास के लिए कोई डेट हालांकि नहीं दिया गया, मैं एक बार फिर से यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसके लिए कोई सी डेट फिक्स नहीं किया गया कि इतनी डेट का आपका मूल डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे भाई किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट क्यों ना हो। ठीक है, उसके अगर हम आगे बात करें, ये सभी यानी कि भूतपूर्व एक्स सर्विसमैन है उनके लिए है। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ पर शायद ही कोई वीडियो ऐसा कैंडिडेट्स है जो एक्स सर्विसमैन रहा हो जो वीडियो देख रहा हो। ठीक है, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, थोड़ा हम जो है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि आप किस प्रकार इससे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आवेदन पत्र जो है पूर्णतः भरने उपरांत ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करेंगे, यानी कि जब तक आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल नहीं होगा तब तक आप भुगतान नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ये हमारी रहेगी दूसरी बात। पहली बात अगर हम बात करें तो OTR पर पंजीकरण करेंगे, यानी कि सबसे पहले आपको OTR करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ परीक्षा प्रक्रिया की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए जनहित में अभ्यर्थी की पहचान आदि के सत्यापन हेतु आधार जो है आधार आधारित OTP, ठीक है, वेरिफिकेशन किया जाएगा, प्रमाण पत्र का प्रयोग किया जाएगा। एनरोलमेंट प्रक्रिया के आवेदन से लेकर विभिन्न चरणों में किसी भी असुविधा से बचने हेतु अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड डेटा एवं उससे पंजीकृत मोबाइल नंबर अवश्य अपडेट करा लें। ठीक है, आपका जो आधार कार्ड है उससे आपका ऐसा मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए जो हमेशा चालू हो। ठीक है, कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, ये हमेशा जो है वेरीफाई की जो जब भी वेरिफिकेशन होगा तब तक आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी। ठीक है, उसके अगर हम आगे बात करें यहाँ पर और देख लेते हैं फोटो, यानी कि फ़ोटो किस प्रकार अपलोड होगा ये भी देख लेते हैं कि आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों की रियल टाइम यानी कि लाइव फ़ोटो अपलोड की जाएगी। कोई भी यानी कि ऐसा फ़ोटो आपका अपलोड नहीं होगा जो कह सकते हैं 5-6 महीना पुराना हो या फिर ज़्यादा पुराना हो। आपको जो मोबाइल का कैमरा होगा लाइव फ़ोटो अपलोड होगा, जब आप फार्म भर रहे होंगे तो आप जो है उसके पास होने चाहिए, कैमरे के पास। ठीक है, तभी आपका जो है फार्म एक्सेप्ट होगा, तभी फार्म जो है कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, अगर आप जो खुद से फार्म अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सिग्नेचर वगैरह है उसका क्या क्या यानी कि कैटेगरी रहनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है 30 से 50 KB के बीच आपका फाइल साइज होना चाहिए, और जो पिक्सल है 140 से 160 के पिक्सल होना चाहिए, यानी कि हाइट और विड्थ। ठीक है, उसके बाद JPG और JPEG फॉर्मेट होना चाहिए, और यहाँ पर लिखा कि जो आपका सिग्नेचर है वह रनिंग लेटर में होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए। रनिंग हैंड जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर साइन करता हूँ तो कुछ इस प्रकार करता हूँ। ठीक है, ये हमारा रनिंग हैंड माना जाएगा। ठीक है, ये हमारा रनिंग हैंड लेटर माना जाएगा। ठीक है,
और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ और देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा सिलेबस के बारे में। ठीक है, अब सिलेबस के बारे में हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, केवल एक ही विषय से जो है क्वेश्चन आएंगे, सामान्य ज्ञान, कोई भी अदर सब्जेक्ट नहीं रहने वाला, मैथ रीजनिंग कुछ भी इसमें नहीं आएगा। हो सकता है यानी कि सामान्य ज्ञान में भी कोई रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाए, नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा। प्रश्नों की संख्या 100 रहने वाली है और टोटल जो है 100 का जो पेपर होने वाला है। टोटल टाइम जो है 2 घंटा का रहने वाला है, 120 मिनट मिलने वाला है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यहाँ पर भी कहीं ये नहीं लिखा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी। अगर हम बात करें यानी कि जो हमारा सिलेबस है, सामान्य ज्ञान रहने वाला और कोई सब्जेक्ट नहीं रहने वाला। लिखा है कि सामान्य ज्ञान, ठीक, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय, यहाँ पर थोड़ा मैं इससे जूम कर लेता हूँ, ठीक है, तब आपको सही दिख जाएगा। ठीक है, चलिए, भारतीय संस्कृति, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण, ठीक है, भारत का भूगोल, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, और जो हम कह सकते हैं कि सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। और यहाँ आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल भी देख लेना। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रमुख मेले एवं स्थानीय त्यौहार, ये जो कि यूपी स्पेशल से है सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद खेल पुरस्कार एवं उपलब्धियां, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व प्रशासन, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है, इंटरनेशनल और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन उनके भी बारे में आपको पढ़ना होगा। पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी एवं जनोन्मुखी योजनाएं, ठीक है, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता एवं औद्योगिक विकास के प्रयास, प्राकृतिक घटनाएं, जो नेचुरल इंसिडेंट उनके बारे में, महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह। तो ये हमारा जो है सिलेबस हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए। और कुछ यानी कि मैं आपको बता दूं, जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, पुरस्कार और सम्मान है, देश, राजधानी मुद्रा है, इस प्रकार यानी कि टॉपिक वाइज कुछ वीडियो आपको इसी चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और कोशिश करूंगा यानी कि आपको ट्रिक से याद कराने की। अगर ट्रिक से आपको याद हो जाए तब और बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी जो हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड में यानी कि वैकेंसी आई थी 41,424 पदों पर, तो उसकी सारी जानकारी पूरी डिटेल्स A to Z मैंने आपको बता दी है। अगर इसके बावजूद भी, ठीक है, आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। उसका सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। अगर पॉसिबल नहीं होगा तो वीडियो यानी कि सेपरेट एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा, वहाँ वीडियो के माध्यम से आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।